सर आप ये बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वह सही हुआ है या गलत हुआ है? क्या सर आपको डर नहीं लगता है? क्या रे, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। और दुनिया वालों, मुझे पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीके लोहार और आप देख रहे हैं सफर नया भारत। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे जाने माने पत्रकार से मिलेंगे जो सफर नया भारत के डायरेक्टर के साथ रिपोर्टर हैं और सबसे बड़ी बात, जो झारखंड का लाडला कहे जाते हैं। आइए हम एक ऐसे झारखंड के लाडला से मिलवाते हैं जो बेबाक पत्रकारिता के नाम से, बेबाक पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय निकाल करके हमसे कुछ बात करने के लिए तैयार हुए हैं, इसके लिए। अभी आप सर देख पा रहे हैं, कुछ दिन से आपने सुना होगा कि मनीष कश्यप, आपने उनका नाम सुना होगा जी। सच तक न्यूज का बहुत बड़ा रिपोर्टर हैं। उनके ऊपर वो तो लगातार जनहित को लेकर के सवाल उठाते आ रहे हैं, चाहे वह बेरोजगारी का हो, चाहे वह कहीं किसी भी तरह का समस्या हो। हम यह देखते हैं कि अगर कहीं गाड़ी का किसी तरह का ट्रैफिक का मामला हो या फिर बेरोजगार हमारे देश के वैसे बेगार लोग जो हमारे देश से अन्य, हमारे राज्य से अन्य जगहों पर जाकर के पलायन करते हैं रोजगार को लेकर के, इन सभी बातों को, इन सभी विशेष मुद्दों को मनीष कश्यप जी उठाया करते हैं। आज आपने सुना होगा उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो क्या आपको ये उचित लगता है, और हुआ है तो कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्या कारण है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बात किया सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, तो जहां तक देखा जाए और जितने भी सारे लोग आज भी सुनेंगे और देखेंगे, हमारे भी जो ऑडियंस हैं वो भी यदि देखेंगे, पता चलेगा कि मनीष कश्यप ऐसा शख्स हैं जो ना किसी पक्ष को लेते हैं, वो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करते हैं। ऐसा नहीं किसी विशेष पार्टी को लेकर के काम करते हैं। आपने भी प्रमोद जी जैसा कि कहा, चाहे वो रोजगार का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, या फिर कोई बीमारी का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, हर जगह तत्परता से खड़े रहते हैं। तो वो है मनीष कश्यप। दूसरे पत्रकार को आप उतने अच्छे तरीके से नहीं देखे होंगे, लेकिन यदि उस पर एफआईआर दर्ज किया गया है तो कहीं ना कहीं अच्छे से सच को दिखाने वाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सच को सामने लाने वाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नीचे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समाज के गलतियों को लोग देख ना पाए, और जो लूटने वाले हैं, खाने वाले हैं, भ्रष्ट हैं, वो अपना जेब भरते हुए अपने पूरे परिवार को बड़ा कर सके और इंजॉय और मस्ती के साथ जीवन को व्यतीत कर सके। लेकिन वैसे भ्रष्टाचारियों को कभी भी गरीब का आंखों के आंसू नजर नहीं आते हैं। लेकिन वो पत्रकार जब गरीबों के बारे में बोलता है, गरीबों के हक के बारे में लड़ता है, तो वहीं उन सारे भ्रष्ट नेताओं को चुभने लगता है और भ्रष्ट व्यक्तियों के आंखों में चुभने लगता है। तब जाकर के इस प्रकार का काम होता है। सर आपने यह भी देखा कि लोकतंत्र का अगर चौथा स्तंभ है तो वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया के माध्यम से लोग अपनी आवाज को उठाते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एक अगर घर को बनाया जाता है तो उसमें 4 हम बीम को देते हैं, पिलर को देते हैं, जिसको बोलते हैं कलम। अगर 4 कलम में से अगर उसका एक कलम को हम ढा देते हैं, अगर गिरा देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं, तो आप बताइए सर उस घर की मजबूती में क्या रह जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या मीडिया को दबा देने से, मीडिया अगर अपनी, मीडिया के माध्यम से लोग अपनी बात को नहीं कह पाएंगे तो लोग अपनी बात को आखिर कैसे कहेंगे? आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लोग अगर बोलेंगे नहीं तब पता कैसे चलेगा कि आखिर कहां पर कौन सी समस्या है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रमोद जी, आप देखेंगे तो शुरू से लेकर के आज तक मीडिया का जो भूमिका रहा है चौथे पिलर के रूप में रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा कि चारों पिलर यदि सही रहेंगे, सही सलामत से रहेंगे, तो किसी भी चीज का जो विकास है और उसका जो स्थिरता है वो बना रहेगा। लेकिन किसी एक पिलर के ढह जाने से सारा जो भवन है या फिर कुछ भी कह लीजिए, वो सारा कुछ विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से मीडिया जगत भी है।
चौथा पिलर का काम करता है, लेकिन आज यदि उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उसे कम करने का प्रयास किया जाता है, या फिर उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, या फिर उसको अपने अनुसार से संचालित करने का काम किया जाता है, तो समझ जाइए कि इसको पत्रकारिता को हम निष्पक्ष नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि पत्रकारिता ऐसा बन गया है, जो हम चाहेंगे दिखाना वही दिखेगा, जो हम चाहेंगे दबाना वो दब जाएगा। अच्छा आनंद जी, आपका ध्यान थोड़ा सा हम झारखंड की ओर लाना चाहेंगे जी। आप देख रहे हैं सर कि बेरोजगारी का क्या आलम है, आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, तो इस पर आपका क्या विचार है? हम देखते हैं कि झारखंड से अन्य राज्यों में जाकर के, चाहे वह दिल्ली हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, अनेक राज्यों में जाकर के यहाँ के मजदूर प्रवास करके विभिन्न तरह का रोजगार के लिए पलायन करते हैं। आखिर इस पलायन को रोकने के लिए कौन कौन सा उपाय हो सकता है? झारखंड सरकार को इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे और आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है और सबसे जो बड़ा समस्या है आज झारखंड में, वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का समस्या इतना चरम सीमा तक पहुंच गया है कि प्रमोद जी आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ जाने वाला है कि लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहेगा। झारखंड में अभी ही देख लीजिए, ना खेती होता है, ना कुछ सिंचाई का साधन है। किसान भी क्या है तो डिपेंड रहते हैं बारिश का मौसम में, सिर्फ हो पाता है तो धान का खेती होता है, गेहूं का खेती ना के बराबर होता है, क्योंकि सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। आखिर आदमी करेगा करे क्या? बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, जैसा कि आपने सरकार के बारे में भी बताया। सरकार जिस एंगल से वो आए थे, सरकार जब नहीं बनी थी हेमंत सोरेन की, उस समय उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में कहे थे कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहे थे। अब बताइए कि जितने भी सारे लोग वोट दिए थे, उनको एक आत्मा में विश्वास था कि हम इस सरकार को बनाएंगे, तो शायद पिछले सरकार ने रोजगार उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया, लेकिन इसको बनाने के बाद हमारे भी जो विश्वास है वो कायम रहेगा और हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कहाँ गई वो सरकार? वो सरकार जो छात्रों के हित में बात करने वाली थी, वो सरकार जो कहते थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, वो कहाँ चली गई पता नहीं। अब लगता है कि फिर से वो सिर्फ बात जो है वो बयानबाजी का ही होता है, वो कहने का होता है, वो सिर्फ प्रलोभन देने का काम होता है कि छात्र गुमराह हो जाएंगे और कहेंगे कि रोजगार तो देंगे, वोट तो दे देते हैं, उसके बाद अपना झोलिया समेट लेते हैं। कुछ छात्र के हित में नहीं बात होता है। सर, हम जमुआ क्षेत्र का पायोनियर कोर्टिवा एग्रीसाइंस कंपनी से पूरे जमुआ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। हम इस कंपनी में काम भी कर रहे हैं और प्रत्येक दिन किसानों से मिलना हमारा काम होता है। हम विभिन्न तरह के, आपने जो अभी पिछले बयान में कहा कि सिंचाई का यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है जी, ये वास्तविक चीज़ है। हम देखते हैं कि हम जगह जगह पर जाकर के, इस बार आपने देखा होगा कि बारिश की स्थिति क्या है। बारिश का स्थिति इतना बुरा रहा, बारिश पर डिपेंड है यहाँ का मैक्सिमम किसान, और बारिश पर डिपेंड होने की वजह से बारिश अगर नहीं हुई तो उनका खेती सही ढंग से नहीं हो पाता है, और यहाँ का मैक्सिमम किसान बारिश पर निर्भर है। अगर सिंचाई का कुछ सुविधा होता तो शायद हमें लगता है कि वो यहाँ बेहतरीन तरीके से सिंचाई करके और खेत में अपना अनाज को उपजा सकते थे। और किसान अगर मेहनत करता है तो इस पृथ्वी पर बोलिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है। देखिए प्रमोद जी, अभी आपने बोला कि किसान जो है ये कर सकता है, लेकिन किसान ये सिंचाई का व्यवस्था तो नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सिंचाई का व्यवस्था सरकार को ही हर एंगल से करना चाहिए। जी जी जी। सरकार जो है अभी किसानों को लेकर के सोया हुआ है। सरकार बोले थे कि हम किसानों का सरकार है, हम बेरोजगारों का सरकार हैं, हम पिछड़े लोगों के सरकार हैं, हम असहायों का सरकार हैं। लेकिन जब सरकार बन गया तो वो अपना सरकार है, किसी और का सरकार नहीं है। वो पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर किसी के बारे में सोचेंगे। यही हालत है। आप स्टूडेंट को देख लीजिए, रोज धरना प्रदर्शन होता है, रोज रैली निकालते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका कारण पता चलता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। जिस उम्मीद से सरकार को बनाए थे, कहीं ना कहीं वो सरकार उन सारे छात्रों के उम्मीद पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि नियोजन नीति आएगा। लेकिन सर, आपने अभी तक देखा कि झारखंड सरकार के बारे में आपने कहा, उनकी कमियां को आपने बताया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यह सवाल नहीं उठता है? बिल्कुल। क्या नरेंद्र मोदी जी ने यह सवाल नहीं किए थे? ये लोगों से अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहे थे प्रत्येक साल रोजगार देंगे लोगों को? आज क्या
हमारे केंद्रीय लेवल पर भी बेरोजगारी का समस्या क्या है, इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, बात यहाँ पे ये है प्रमोद जी, आप देखेंगे यदि गौर से तो सरकार चाहे कोई भी हो या फिर राज्य स्तर का हो या सेंट्रल हो, सभी लोग बस प्रलोभन देते हैं, आश्वासन देते हैं कि अगर हमारे सरकार बनने के बाद इतने सारे लोगों को रोजगार देंगे, इतने सारे किसानों को मदद करेंगे। लेकिन क्या हो पाता है? क्या वो प्रलोभन ही रह जाता है। आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रत्येक साल, वो भी, लेकिन कहाँ गया? शायद आज तक भी 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते तो हमारे भी देश में बेरोजगारी का जो आलम है वो थोड़ा कम हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मुकर जाती है अपने वादों से। कहीं ना कहीं सरकार अपने जो भी मैनिफेस्टो है उसमें जो वादा किए हैं उससे मुकर जाते हैं। कहने का बड़ा तो फेंक लेते हैं लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं। तो हमको जहां तक लगता है प्रमोद जी, उतना ही कहा जाए जहां तक करने का, जहां तक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज है। आनंद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है। वे बेबाकी तरीके से सवाल को उठाते थे और लोगों की आवाज को, जनहित की आवाज को हमेशा उठाते थे। आज उनके ऊपर एफआईआर हुआ है और कल बिहार के बेतिया जिला के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर भी किया है। तो क्या सर आपको डर नहीं लगता है? देखिए प्रमोद जी, जहां तक आपने डर की बात कहा है तो यदि हम हर एंगल से सही होंगे तो डरने की कोई बात ही नहीं होगा। और हमको जहां तक पूरा विश्वास है कि हम अपने स्तर से हमेशा चाहते हैं कि हर एंगल से हम सही रहें, तो डरने का हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। लेकिन सर डरते तो मनीष कश्यप भी नहीं थे। आखिर उनके ऊपर एफआईआर हुआ ना, और कल जाकर के सरेंडर भी किए हैं। देखिए प्रमोद जी, इस बात तो जो आपने बताया कि मनीष कश्यप भी किसी से नहीं डरते थे, लेकिन डर तब लगने लगता है ना जब हमारे समाज में प्रशासन जो है, प्रशासन की व्यवस्था या फिर न्याय की व्यवस्था चरमरा जाती है, तब डर लगता है। यदि हमारा प्रशासन व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से है, उस पर हम लोग को विश्वास है, न्याय पर हम लोग को विश्वास है, तो कभी डर नहीं लगेगा। क्योंकि हमने जो भी काम किया है वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन वो सारे लोग ही चरमरा जाएं और अपने ही अनुसार से काम करने लगे। जैसे आप धनानंद को जानते होंगे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारा जो है ये साम्राज्य को गिरा देंगे। चाणक्य ने बहुत सारा मदद किया उनको गिराने का, और लास्ट में आपने देखा कि जिस प्रकार से धनानंद का जो शासन व्यवस्था था, सेनाओं को भेज देता था किसी भी तरह से कुचल देने के लिए, किसी को भी मार देने के लिए। वो धनानंद का अपना सेना था, वो जो चाहते थे वो करा लेते थे। यदि यहाँ का भी सरकार के अनुसार से प्रशासन चलने लगे तब हमको डर जरूर लगेगा। लेकिन प्रशासन अपने अनुसार से चले, जहाँ पे अच्छा है वहाँ अच्छे तरीके से काम करे, जो गलत है उसके खिलाफ में कार्रवाई करे, तो हमें कभी डर नहीं लगेगा। प्रमोद जी, सर आप ये बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वह सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए, ये जांच का विषय है। पहले इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए, और जांच जब हो जाएगा पूरे तरीके से, उसके बाद यदि इसका निर्णय जो न्यायालय के द्वारा मिलेगा उसके अनुसार से किया जाए तो बेहतर होगा। इसमें हमारा जो जवाब रहेगा वो अभी कुछ नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि जांच का विषय है। लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि जो भी जांच है वो जांच करके उसके बारे में जो भी कार्रवाई होना है वो कार्रवाई किया जाए तो अति उत्तम होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भगत सिंह अपने देश की लड़ाई के लिए हमेशा से तत्पर रहे, हमेशा अपने देश को आजाद कराने के लिए तत्पर रहे। चंद्रशेखर आजाद को भी आप देखे होंगे, और 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। 23 साल के उम्र में शहीद भी हो गए। किसके लिए शहीद हुए? देशवासियों, देश के लिए। और आज मनीष कश्यप भी है तो वो अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए काम नहीं कर रहे। वो जब भी आवाज उठाते हैं तो पूरे बिहार वासियों के लिए उठाते हैं, पूरे देश के लिए उठाते हैं। तो वो भी तो अपने देश और समाज के लिए ही जी रहे हैं ना। तो आज हम सभी का योगदान यहाँ पे क्या होता है? जो व्यक्ति हमेशा से अपना सारा समय समाज को दिए हैं, क्या आज उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद हम सभी को देखना है और सोचना है, और यहाँ पे क्या निर्णय लेता है समाज कि आखिर उसके साथ इस घड़ी में हम सभी खड़ा रहते हैं या नहीं, ये सोचने की जरूरत है। लेकिन सर कानून इस पर पहले जांच करेगी कि आखिर उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है वह सही हुआ है या गलत हुआ है। यह फिलहाल जांच का विषय है, इस पर आगे कुछ भी कहना हमें जल्दबाजी होगा। देखिए, भगत सिंह जब जेल में गए थे, अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल ले गया था उसको, और जेल में कह रहा था, भारत के ही सेना थे, भारत के सेना कह रहे थे, भगत सिंह तुम तो चाहते हो कि अपने देश को आजाद करा लो,
लेकिन इतना आसान नहीं है देश को आजादी करना। अंग्रेजों ने जकड़ करके रखा है, पकड़ करके रखा है, सारा प्रशासन व्यवस्था अंग्रेजों का है। आप चाह रहे हो कि देश को आजाद करा लेंगे तो ये मुश्किल है। और उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था ताकि वो अपने आंदोलन से हट जाए। और मनीष कश्यप के ऊपर कहीं ना कहीं यही हो रहा है। और उस समय भगत सिंह ने कहा था कि हम देश को आजाद कराने के लिए निकले हुए हैं, तो जब तक हम देश को आजाद नहीं करा लेते हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, क्यों ना इसमें हमारा जान भी चला जाए। और उन्होंने कहा था सर कि हमारे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। जब अंग्रेजी सेना और भारत के सेना उसको प्रताड़ित करके कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, देश आजाद नहीं होगा, तब भगत सिंह कहते थे कि अरे मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, और दुनिया वालों मुझे पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। और आज कहीं ना कहीं वो बातें मनीष कश्यप पर भी बैठ रहा है। दुनिया वालों कहते हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कहता है कि गलत हो, लेकिन उन्होंने जो ठान रखा है। लेकिन सर मनीष कश्यप के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ये हमने पहले कहा कि यह जल्दबाजी होगा, यह जांच का विषय है कि आखिर मनीष कश्यप को फंसाया गया है या फिर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। देखिए, ये फिलहाल जांच का विषय है। इस पर मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। नहीं सर, मैंने यहाँ पे हमने भी कहा कि जांच का ही विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल दिया कि आने वाले कई दिनों में इस प्रकार के होने वाले हैं और बीते कई दिनों में हो चुका है, वही हमने एग्जाम्पल दिया कि कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था चरमरा जाए तो कहीं ना कहीं किसी को भी सजा किसी भी तरह से दिया जा सकता है। ये चीजें हैं। सर आप अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? आज पत्रकारिता जगत को पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसे दबाया जा रहा है, इस पर आप अंत में आपका क्या रिप्लाई होगा? देखिए सर, पत्रकारिता जगत में वैसे ही लोग टिक पाते हैं जिनका मोटिव क्लियर होता है। जिनका मोटिव क्लियर है वही टिक पाएंगे, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे मुश्किलें हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, और हम इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्रमोद जी, आप यदि लड़ने वाले में हैं तो आपके ही कदम में जहान होने वाला आने वाले दिनों में। लेकिन आज आप मुश्किलों से डर गए, भाग गए, छोड़ दिए मैदान, तो आपका जीत कभी नहीं हो सकता है। आप बस वहीं सिमट करके रह जाने वाले हैं। इसीलिए हमेशा जब भी मुश्किलें आए मुस्कुराते हुए कहिए कि ये मुश्किल भी आया है तो इसको भी झेल लेंगे, सामना कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहे रोकने वाला 1000 क्यों ना हो, चाहे चट्टान सामने क्यों ना खड़ा हो, दशरथ मांझी बन करके छेनी हथौड़ी लेकर के उसको भी तोड़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। झारखंड का लाडला कहे जाने वाले आनंद आर्या जी के साथ मैं पीके लोहार। यह न्यूज आपको सच न्याय तक न्यूज चैनल पर भी देखने को मिलेगा। हम लोगों को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।